बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज हमने पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में बेसिक डेफिनेशंस देखनी है। बेसिक डेफिनेशंस में जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे जिनकी डिफरेंट पर्सपेक्टिव थे साइकोलॉजी के बारे में, कि उनकी स्कूल ऑफ थॉट्स डिफरेंट थे कि साइकोलॉजी क्या है, तो उनकी हम डेफिनेशंस देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो ब्रॉडर कैटेगरीज में अगर हम देखें तो हमारे पास जो बेसिक साइकोलॉजी है और अप्लाइड साइकोलॉजी है। तो बेसिक साइकोलॉजिकल पैरामीटर के बारे में हम देखेंगे, बेसिक साइकोलॉजी एक्चुअली होती क्या है। अब सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी। अब अगर हम साइकोलॉजी को डिफाइन करें, सबसे पहले हम वही जो अक्सर बात होती है कि ग्रीक वर्ड, ये भी एक ग्रीक वर्ड है जो बेसिकली टू कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। एक है साइकी और दूसरा है लॉजी। अब साइकी का मतलब है ब्रेथ, स्पिरिट, सोल। लॉजिया का मतलब है स्टडी ऑफ समथिंग। तो जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की, तो हमारे पास क्या है, आ जाता है स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ स्पिरिट, स्टडी ऑफ ब्रेथ। तो ये हमारे पास उसकी बेसिक डेफिनेशन में आ जाता है। Thus we can conclude that psychology is the study of soul। क्या कर सकते हैं हम, डिफाइन करते हैं साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। पहले जो इससे पहले अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो जितने भी ग्रीक फिलासफर थे, ग्रीक फिलासफर कभी साइकोलॉजी एक अलग कैटेगरी नहीं थी। जितने भी फिलासफर थे वो जिसको हम स्पिरिचुअलिस्ट कहते हैं, जो रूहानियत को स्टडी करते होते हैं, फिलासफर वो बताया करते थे, वो जनरल परसेप्शन दिया करते थे साइकोलॉजी के बारे में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जैसे साइंटिफिक स्टडी मॉडिफाई होती चली गई, दूसरी ब्रांचेस की तरह साइकोलॉजी ने भी अपनी एक अलग डायमेंशन इख्तियार कर ली। तो क्या है बेसिक डेफिनेशन हम देखें तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। ठीक है। अब बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो मुख्तलिफ साइंसदानों ने दी हैं, मुख्तलिफ ऑथर्स ने दी हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन अगर हम देखें स्टडी ऑफ माइंड के बारे में, विलियम जेम्स कहते हैं डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। जो हमारे स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो कुछ हम अपने कॉन्शियसनेस में कर रहे होते हैं, उनके बारे में जो डिस्क्राइब करना और उसको एक्सप्लेन करना क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है, स्टडी ऑफ माइंड है। अगर विलियम वर्नथ की हम टर्म देखें तो वो कहता है स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, कि हमारे जो भी एक्शंस होते हैं, जो भी हमारे बिहेवियर्स होते हैं, उसकी स्टडी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। और ये पैरामीटर ये हमें बताता है कि हम किस तरीके से सोशल इंटरेक्शंस करते हैं, किस तरीके से हम सोसाइटीज़ के अंदर अपने अच्छे और बुरे ताल्लुकात बनाते हैं, किस तरीके से हम अपने लिए नॉर्म सेट करते हैं, किस लिए हमारे पास पॉलिसीज़ होती हैं, किस तरीके से हम अपने आप को सोसाइटी के अंदर मनवाते हैं। और हमारे पास डेवलपमेंटल स्टेज पे, हमारे पास एल्डरली स्टेज पे क्या क्या चेंजेस आ रही होती हैं, और किस तरीके से हमारे बिहेवियर डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर से, और किस तरीके से हमारे बिहेवियर डिफरेंट सोशल इंटरेक्शन से इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। तो स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, विलियम वर्नथ कहता है साइकोलॉजी। पॉजिटिव साइंस ऑफ द कंडक्ट ऑफ द लिविंग क्रिएचर, विलियम मैकडोगल कहता है कि पॉजिटिव साइंस ऑफ द कंडक्ट ऑफ द लिविंग क्रिएचर, के जो भी लिविंग क्रिएचर है वो आपस में जो पॉजिटिव इंटरेक्शंस बनाएगी उनको हम क्या बोलते हैं, उनकी साइकोलॉजी बोलते हैं। विलियम मैकडोगल दूसरी डेफिनेशन देता है कि साइकोलॉजी इज द साइंस विच एम्स टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल। कि क्या है, हम ह्यूमंस हैं, हमारी साइकी है कि हम क्या करते हैं, सोशल इंटरेक्शंस बना सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ अच्छे इंटरेक्शंस बना सकते हैं, बुरे इंटरेक्शंस बना सकते हैं किसी तरीके से। तो ह्यूमंस के बारे में जो परसेप्शंस होंगी तो वो ये होंगे कि ये करेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम किसी एनिमल के बारे में बात करेंगे तो हमें पता होगा इस एनिमल के ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, साइकोलॉजिकली इसके ये पैरामीटर्स हैं, ये इसके अलावा कोई और काम नहीं करता। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके डिफरेंट इंटरेक्शंस हैं, डिफरेंट उनकी वर्किंग्स हैं, और डिफरेंट उनके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं। तो सारी की सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए हम क्या करते हैं, कहते हैं कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी इज द साइंस एम्स टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म एज अ होल। क्या करता है, ये बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है फॉर द कंट्रोल ऑफ साइकोलॉजिकल बिहेवियर या ऑर्गेनिज्म को।
अब अमेरिकन स्कूल ऑफ साइकोलॉजी साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की जो डेफिनेशन है वो कहते हैं साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, ठीक है ना, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। अब इस डिसिप्लिन में होता क्या है, सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। एक तो हमारा माइंड में हमारा मेंटल प्रोसेस है, किस तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर्स वर्क करते हैं, किस तरीके से डिफरेंट नर्व्स वर्क करती हैं, किस तरीके से हमारे जो इंटरनल केमिकल्स हैं, कीमो ट्रांसमीटर्स हैं या कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स हैं, किस तरीके से हो रही होती हैं, और हमारे आर्गन्स किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं हमारे पास माइंड और बिहेवियर में। किस तरीके से ये चीज़ें न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या हमारे पास सोशल इन्फ्लुएंस है, किस तरीके से हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। अब ब्रेन के एक्शन नेशन, ठीक है ना, एक्शन ऑफ नेशंस फ्रॉम चाइल्ड डेवलपमेंट टू केयर फॉर द एज्ड। इसमें ब्रेन टू द एक्शंस ऑफ नेशंस के किस तरीके से क्या करती हैं, कौमें रिएक्ट करती हैं, किस तरीके से उन कौमों के अपने ख़ास रूल्स होते हैं उनको फॉलो करती हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट है और चाइल्ड डेवलपमेंट से लेकर अर्ली एज्ड और फिर लेट एज्ड लोगों के जो केयर होती है उनके बारे में कंसेप्ट्स। इन एवरी कंसीवेबल सेटिंग फ्रॉम साइंटिफिक रिसर्च सेंटर टू मेंटल हेल्थ सर्विसेज, ये साइकोलॉजी के सारे पैरामीटर आ जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर इज द एंटरप्राइज ऑफ साइकोलॉजी। बेसिक जो पर्पस है वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैटेगराइजेशन आ जाती है। साइकोलॉजिस्ट हमारे हर फील्ड में, इवन के हमारे घर से डोर टू डोर सर्विस से लेकर हमारे इंडस्ट्रियल बड़े यूनिट से छोटे छोटे यूनिट, लेबर है, हमारे स्कूल चाइल्ड्स हैं, हमारे वर्क फोर्स है, इसी तरीके के हमारे जो जिम सेंटर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे नर्सेज हैं, इवन के ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ जो है साइकाट्रिस्ट कवर कर सकते हैं। और हमारी जो साइकोलॉजिकल क्या है नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। आजकल जो सबसे बड़े इश्यूज आते हैं जैसे इम्पेशेंस है, लोग बेयर नहीं करते, एनेक्साइटी है, ठीक है ना, इसी तरीके के और भी बहुत सारे डिसऑर्डर हैं, वो इस वजह से हैं। एक तो या तो हमारी डाइट जो मॉडलिंग है वो ठीक नहीं है, डाइट मॉडलिंग ठीक ना होने की वजह से स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस नहीं, मतलब कि या तो एक्सेस में प्रोड्यूस हो रहे होंगे या तो फिर वो कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे होंगे। जब कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे होंगे तब भी हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ इफ़ेक्ट होगी, अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे होंगे तब भी हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ अफेक्ट हो रही होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें कवर करती है हमारे पास साइकोलॉजी। और ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ जो है उसको कवर होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ जो बेटर लाइफ ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें। अब हम बेसिक अगर हम इसको कैटेगराइज कर दें, समराइज अप कर दें हम डेफिनेशंस को, तो हम कहते हैं साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, ठीक है ना। माइंड में हमारे पास मेंटल प्रोसेस किस तरीके से हो रहे हैं, नर्व्स किस तरीके से ट्रांसमिट हो रही हैं, और इन नर्व्स के ऊपर हमारे क्या है जो डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनका क्या इफेक्ट है। Word psychology comes from Greek word psyche meaning life and logos meaning explanation। नेक्स्ट हमारे पास स्कोप ऑफ साइकोलॉजी है। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में हमारे पास दो बेसिक डिवीजन्स हैं, बेसिक साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी में हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्रियल फील्ड्स आ जाती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, डिफरेंट वर्क एरियाज आ जाते हैं। बेसिक साइकोलॉजी क्या है अब हम देखेंगे क्या है। बेसिक साइकोलॉजी का प्राइमरी पर्पस क्या है, कंट्रीब्यूटिंग टू नॉलेज ऑफ बिहेवियर। इसमें हमारे पास कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेबॉर्टरीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं। मेन एम्प्लॉयमेंट सेटिंग ऑफ द बेसिक साइकोलॉजी। अब यहाँ पे बेसिक साइकोलॉजी क्या होगी, एम्प्लॉय होगी। बेसिक साइकोलॉजी डिफरेंट फील्ड्स जो हमारे पास वो हैं डेवलपमेंट साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी। अब डेवलपमेंट साइकोलॉजी क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन यहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट दो अलग अलग फील्ड्स हैं। डेवलपमेंट में हमारे मेंटल प्रोसेस डेवलप हो रहे होते हैं, हमारी थॉट्स डेवलप हो रही होती हैं, हमारे
डिफरेंट जो कंसेप्ट्स हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं, हम अपनी सोसाइटी के बारे में सीख रहे होते हैं। हम जैसे जैसे यंगर एजेस में चले जाते हैं, हमारे जो डिफरेंट फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ मेंटल भी डेवलपमेंट हो रही होती है। ये फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मॉरल, इमोशनल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अक्रॉस द लाइफ स्पैन को डील करती है, ठीक है ना। स्टडीज द ह्यूमन डेवलपमेंट। अब फिजिकल डेवलपमेंट क्या होगी कि एक चाइल्ड है जो इन्फेंट से बड़ा होते होते अपना अडल्ट हुड में आता है, तो उसके अंदर जो जो चेंजेस आ रही होंगी, उसकी जो डिज़ायर्स आ रही होंगी, जो उसके इमोशंस आ रहे होंगे, उनको स्टडी करना हमारे क्या आ जाता है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में आ जाता है। इसमें सोशल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो सोशल फैक्टर के मद्देनज़र हो जाते हैं, वो अपना परफॉर्म नहीं कर पाते। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी क्या होते हैं, उनके ऊपर डिफरेंट सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो अपनी टोटल जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट कर लेते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, साइकोथेरेपी के ज़रिए टैकल कर सकते हैं। साइकोथेरेपी एक्चुअली क्या है कि हम डिफरेंट साइकोलॉजिकल टूल्स यूज़ करते हुए किसी भी शख्स को मॉरल एड प्रोवाइड करें, ठीक है ना। ये मॉरल एड क्या करेगी, उसको हेल्प आउट करेगी, उसकी जो ट्रेनिंग हो रही होगी उसको हेल्प आउट करेगी कि वो अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड कर सके। मॉरल, इमोशनल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो हो रही होती है लाइफ स्पैन के अंदर, थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, तो उनको क्या करती है, डेवलपमेंट साइकोलॉजी कवर करती है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी प्राइमरली फोकस ऑन द चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट, अब हमारे पास एक छोटा बच्चा है, अगर हम उसे एक ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पे हर वक्त कोई अजीब गरीब काम होता रहेगा, सोशल इवल्स होंगे जहाँ पे ज़्यादा, तो वहाँ पे वो बच्चा अपनी टोटल जो क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा, उसकी वही होगी। अगर घर के अंदर अच्छा सलूक नहीं है उसके साथ हो रहा, तो वो उसके माइंड के ऊपर हिट हो रहा होगा। किसी भी तरीके की उसके ऊपर जो स्ट्रेस होगी वो उसको हिट कर रही होगी। कोई गलत एक्शंस होंगे सोसाइटी के, वो वैसे परफॉर्म कर रहा होगा। तो सबसे ज़्यादा क्या है, डेवलपमेंट साइकोलॉजी में चाइल्ड डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। लेकिन इसके अलावा आजकल डेवलपमेंट साइकोलॉजी में रिसर्च टू एडोलेसेंस, एडल्ट एंड ओल्ड एज ग्रुप जो पीपल्स हैं उन पे भी फोकस किया जाता है, ताकि उनकी वक्त के साथ साथ डेवलपमेंट होती रहे और उनको देखा जा सके कि किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस होते हैं अपने सोसाइटी से, किस तरीके से उनको सोसाइटल जो इंटरेक्शंस हैं वो लीड करते हैं ब्रॉडर वे के अंदर, किस तरीके से उन डिफरेंट एक्शंस पे लेके जाते हैं। तो ये सारे के सारी हमारे पास क्या आ जाती है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी में देखें, इट डील विद द इंटरपर्सनल बिहेवियर। अब सोसाइटी जितने भी जानदार हैं हमारे पास, इंसेक्ट से लेकर ह्यूमंस तक क्या करते हैं, सोसाइटीज़ बनाकर रहते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी में, तो हम कभी इंसेक्ट साइकोलॉजी की बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन साइकोलॉजी की। तो इंटरपर्सनल बिहेवियर्स हमारे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी पर्सनल लाइफ को। अब आए दिन हम एक नया एक्सपीरियंस करते हैं और वो एक्सपीरियंस हमें जो लोगों के ऊपर एतमाद होता है उसको खो देता है। तो ये नए नए एक्सपीरियंस क्या करते हैं, हमारी लाइफ को बुरे तरीके से मुतासर करते हैं, क्योंकि सोशल साइकोलॉजी क्या करती है, डील करती है इंटरपर्सनल बिहेवियर को और रोल ऑफ सोशल फोर्सेस इन गवर्निंग बिहेवियर। कि सोशल फोर्सेस क्या हैं, हम क्या ये करना चाह रहे होते हैं, हमारे दिमाग में ये होता है, तो हमें सोच आती है कि नहीं ये ऐसा हो जाएगा, ये अम्मी को बुरा लगेगा, ये अब्बू को बुरा लगेगा, ये फ़लाँ को बुरा लगेगा, ये फ़लाँ को बुरा लगेगा। तो ये हमारे क्या होते हैं, सोशल फैक्टर। तो सोशल फैक्टर में इसके अलावा हमारे अपने भी जो मेंटल प्रोसेस होते हैं वो हमें इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। अगर कोई सोच ना भी रहा हो तो हम खुद इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। तो इंटरपर्सनल बिहेवियर एंड रोल ऑफ सोशल फोर्सेस इन गवर्निंग बिहेवियर, के किस तरीके से हमारे बिहेवियर को कोई ट्रेंड करता है, सोशल फैक्टर ही क्या कर रहे होते हैं। अभी मैं जैसे पिछले उसमें बात कर रहा था कि सोसाइटी जो होती है किसी भी शख्स को सिखाने के लिए बहुत बड़ा उस्ताद होती है।
अगर आप उस सोसाइटी एक अच्छी सोसाइटी में हैं तो एक अच्छे इंटरेक्शंस आपके होंगे, अच्छे इंटरेक्शंस जब आपके होंगे तो आपकी सोच अच्छी होगी, आपके एक्शंस अच्छे होंगे, आपके टोटल जो मेंटल प्रोसेस है वो एक अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा होगा। अगर आप एक अजीबोगरीब सोसाइटी के अंदर डेवलप हुए हैं, आप परवरिश पा रहे हैं कोई शख्स, तो वहाँ पे उसके लिए क्या आ जाएगा, लाइफ के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो सोशल साइकोलॉजी में क्या है, इंटरपर्सनल बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। इसके प्राइमरी फोकस क्या है, ऑन एटीट्यूड फॉर्मेशन, कि किस तरीके से एटीट्यूड ठीक है ना बनता है, एटीट्यूड चेंज, किस तरीके से रवैये चेंज होते हैं, प्रेजुडिस है, तासुब किस शख्स में किस तरीके से आता है, लीडरशिप है, कन्फॉर्मिटी है, अट्रैक्शन है, अग्रेशन है, इंटीमेट रिलेशंस एंड बिहेवियर इन ग्रुप्स। अब अगर हम बात करें तो एटीट्यूड्स की, हम हर दूसरे लम्हे कहते हैं कि इसको बड़ा एटीट्यूड है, इसको बड़ा एटीट्यूड है, फलां का बड़ा एटीट्यूड है। तो क्या है एटीट्यूड, रवैये, रवैये कैसे डेवलप होते हैं, किस तरीके से डेवलप होते हैं। रवैये डेवलप करने के लिए हमारे पास बहुत सारे सोशल फैक्टर्स होते हैं, वो डेवलप कर रहे होते हैं। हम किसी के साथ बहुत अच्छे से चल रहे होते हैं और साथ में कोई हमारे साथ कोई गड़बड़ कर जाता है तो हमारा उसके बारे में एटीट्यूड थोड़ा डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट जो रवैये होते हैं वो क्या है, अल्टीमेटली जो हमारे सोशल इंटरेक्शंस होते हैं वही इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। एटीट्यूड चेंज, हमारे रवैये कब चेंज होते हैं, क्यों चेंज होते हैं, यह तो हमारे मेंटल प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल होगा। ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे जो हमें इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे, या फिर सोशल इन्फ्लुएंस होगा कि सोसाइटी के एक्शंस ही ऐसे होंगे जिससे हम बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हो रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रेजुडिस, तासुब। ये कब होता है, जब हम किसी भी सोसाइटी के अंदर या तो अपने आप को इन्फीरियर फील करना शुरू कर देते हैं या फिर हम अपने आप को सुपीरियर फील करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे तासुब में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जब हम किसी से अपने आप को इन्फीरियर फील कर रहे होते हैं। अब जब इन्फीरियर फील करते हैं तो हमें लग रहा होता है, एक्चुअली हम इन्फीरियर फील कर रहे होते हैं और हम ये जिता रहे होते हैं कि हम सुपीरियर हैं और लोग हमसे क्या हैं, कम तर हैं। तो एक सेल्फ परसेप्शन डेवलप हो जाती है। ये सेल्फ परसेप्शन हमें लीड करती है गलत वे की तरफ, जिससे हमें अपनी ज़ात को ही नुकसान होता है। लीडरशिप, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनबॉर्न लीडर होते हैं, वो लोगों को लेके चलना जानते हैं, उनके अंदर एबिलिटीज़ होती हैं, वो हर तरीके के रवैयों को कंट्रोल कर सकते हैं और हर जो साइकोलॉजिकल ग्रुप का शख्स है उससे काम लेना जानते होते हैं। कन्फॉर्मिटी है कि किसके साथ वो किस तरीके से जुड़ सकता है कोई शख्स। अट्रैक्शन, अग्रेशन, गुस्सा के कौन कौन से फैक्टर हैं उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इंटीमेट रिलेशंस, हमारे जो गहरे ताल्लुकात होते हैं इंटीमेट रिलेशंस में आ जाते हैं। इसमें हमारे पास सेक्स लाइफ आ जाती है और भी बहुत सारी रिलेशनशिप्स आ जाती हैं जो गवर्न कर रही होती हैं हमें लाइफ के अंदर और हमारे सोशल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। इसमें क्या है, जेनेटिक फैक्टर ऑन बिहेवियर, के किस तरीके से हमारे जेनेटिक फैक्टर्स हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसमें क्या है, ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, बॉडली केमिकल हैं लाइक न्यूरोट्रांसमीटर इन द रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर। ठीक है ना, ये डिफरेंट फैक्टर्स क्या कर रहे होते हैं, हमें इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं और हम कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स और एक गुड बिहेवियर से गुड बिहेवियर की तरफ चले जाते हैं। ये जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। इन न्यूरोट्रांसमीटर्स में हमारे पास गैमा अमाइनोब्यूटारिक एसिड है, एसिटाइल कोलाइन है और बहुत सारे हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो हमें क्या कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। अब देखें, अगर मैं एसिटाइल कोलाइन की बात करूं तो एसिटाइल कोलाइन क्या करता है, जो स्मॉल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है, मसल्स को रिलैक्स करते हैं, मतलब कि ये मूड रिलैक्सेंट के तौर पर काम कर रहा होगा। डोपामाइन है तो ये क्या करता है, प्लेयर केमिकल रिलीज करता है, मैमल रिसीव। ठीक है ना, अब जब डोपामाइन ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा होगा तो हमारी क्या है, हैप्पीनेस इंक्रीज हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम ग्लूटामेट की बात करें तो ग्लूटामेट क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी कि हमें एक्साइटेशन की तरफ चले जाते हैं। अगर यही ग्लूटामेट ज़्यादा हो जाएगा तो एक्साइटेटरी टॉक्सिसिटी होना शुरू हो जाएगी।
इसके अलावा सीरोटोनिन है, तो ये क्या करता है, केमिकल रिलीज करता है, ये केमिकल मूड मॉड्यूलेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये डिफरेंट जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इनके क्या हैं, डिफरेंट रोल्स हैं। तो ये डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर के डिफरेंट रोल्स के साथ साथ हमारी नर्व्स को भी इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। ये हमारे पास आता है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है ना, इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक फैक्टर ऑन बिहेवियर। उसके बाद हमारे पास है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में क्या चीज़ें आ जाएंगी, नोन एज साइकोपैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी हम किसी भी डिजीज कंडीशन को बोलते होते हैं, पैथोलॉजी किसे बोलते हैं, डिजीज कंडीशन को बोलते हैं। तो अगर हमारे माइंड के अंदर, नर्व्स के अंदर या किसी भी बॉडी सिस्टम के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम है, कहीं पे हमारे पास डोपामाइन है, गैमा अमाइनोब्यूटारिक एसिड है, एसिटाइल कोलाइन है, या इसी तरीके कोई और न्यूरोट्रांसमीटर प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो ये भी क्या है, एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है और उसको क्या करना है, ट्रीट किया जा सकता है। Studies of models, causes, classification, diagnosis and treatment of individual with psychological disorder, ठीक है ना। अब कहीं पे किसी को नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है तो उसको देखा जाएगा कि किस तरीके से उसको डील किया जा सकता है। किसी के साथ सीरोटोनिन प्रोडक्शन में इशू आ रहा है, किसी के साथ गाबा प्रोडक्शन में इशू आ रहा है, तो ये सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। एक्साइटेटरी हमारे पास जो केमिकल्स हैं, इनके जो प्रोडक्शन में कहीं इशू आ रहा होगा तो वो साइकोपैथोलॉजी में चला जाएगा और साइकोपैथोलॉजी को हम डील कर सकते हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं डायग्नोज करके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट रिस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स चीफली टू लेबोरेटरी रिसर्च ऑन बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, मोटिवेशन एंड इमोशन। कि जो डिफरेंट लोग होते हैं उनकी एबिलिटीज़ किस तरीके से हम इंक्रीज कर सकते हैं, डिफरेंट जो उनकी लर्निंग प्रोसेस है उनको हम इन्हांस कैसे कर सकते हैं, और कौन से फैक्टर हैं जो उनकी मेमोरी को, उनकी लर्निंग एबिलिटी को, थिंकिंग को, उनकी मोटिवेशन को, इमोशंस को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ये क्या है, हायर मेंटल प्रोसेस सच एज मेमोरी, थिंकिंग, रीजनिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये किस में आ जाती हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आ जाती हैं। ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी हमारी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से थोड़ी डिफरेंट होती है। इसमें ये होता है कि वक्त के साथ साथ हम हर चीज़ को क्या करते चले जाते हैं, सीखते चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में ये क्या करती है, डिस्क्राइब द एंड एक्सप्लेन द इंडिविजुअल कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर विच रिप्रेजेंट देयर पर्सनैलिटी। ये क्या करती है, इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज कंसर्न्ड विद द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन पर्सनैलिटी एंड पर्सनैलिटी असेसमेंट। के वो कौन कौन से फैक्टर किसी भी शख्स की पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वो सोशियो कल्चर हो सकते हैं, वो साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, वो ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशनल हो सकते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर क्या हैं किसी भी शख्स की पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो क्या करती है पर्सनैलिटी साइकोलॉजी, एक्सप्लेन करती है इंडिविजुअल कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर, ठीक है ना, कि उनकी पर्सनैलिटी को किस तरीके से उसकी जो इंडिविजुअल एबिलिटीज़ हैं वो इन्फ्लुएंस कर रही हैं, इसको एक्सप्लेन करती है। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।